नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लेके आए हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती 2026 के लिए हिंदी का जो लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है 3, लेक्चर नंबर 3 का वीडियो। देखो साथियों, इससे पहले हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हिंदी का जो काव्यखंड है इसके 2 टॉपिक कवर हो गए हमारे। एक पहला टॉपिक जिसमें था सूरदास और दूसरा था तुलसीदास जी का। अब हम तीसरा टॉपिक आज कवर करेंगे, ठीक है। हिंदी का ये हमारा तीसरा लेक्चर है साथियों। हॉस्पिटल असिस्टेंट, देखो इसमें हमें क्या क्या वर्क करना है इसके बारे में मैंने जानकारी दे दी आपको। देखिए चयन की प्रक्रिया और हमें इसमें क्या क्या वर्क करना है, योग्यता टोटल आप अप्लाई कर सकते हो। आज का हमारा जो टॉपिक नंबर 3 है, इसमें देव नामक जो कवि हैं उनकी रचना है सवैया और कबित, ठीक है। अब इसमें हम टोटल क्या क्या पढ़ेंगे साथियों, वो देख लीजिए आप। देखिए इसमें से 80 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू रहेंगे और 20 क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेंगे, प्रैक्टिस सेशन के रहेंगे। इसमें अध्ययनवार भी रहेगा और प्रतियोगिता परीक्षा स्तर के, मतलब मैंने थोड़ा सा इस बार लेवल टप करके बनाया है, ठीक है साथियों। इससे पहले जैसा कि हम करते आते हैं, देखिए मैंने जो हम जिस टॉपिक के आज एमसीक्यू लगा रहे हैं उसके बारे में मैं पहले, अभी देखो मैं पहले आपको क्या दे देता था, सिर्फ पद दे देता था। इस बार मैंने क्या किया है कि उसकी व्याख्या भी दे दिया, मतलब आपको सब कुछ यही एक साथ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जो पहला पद है, दूसरा पद है, पहले पद की व्याख्या प्रथम कविता की लिखी है और दूसरे की व्याख्या उसी के जस्ट नीचे दे दिया है, ठीक है। आप इसको भी एक बार रीड कर लीजिए तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और रिवीजन इसके बाद फिर आप एमसीक्यू लगा लीजिए। एमसीक्यू मैं आपको हल करा दूंगा। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए जो मेरा नंबर है साथियों, आप इसमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो इसमें इस यूनिट में टोटल 4 पद हैं साथियों, तो 2 पद जो ऊपर हो गए और 2 पद जो नीचे, देखिए ऐसे टोटल 4 पद हो गए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर बाद में इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद जो हम एमसीक्यूज में आते हैं, हम लगाते हैं यहाँ से। देखिए देव किस काल के कवि माने जाते हैं, तो देव किस काल के कवि माने जाते हैं, रीति काल के। चलो आपके लिए क्वेश्चन है कि देव का पूरा नाम क्या था, ठीक है, कमेंट में आंसर करके दीजिए। इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया साथियों, बताइए देव का पूरा नाम क्या था। आपको आंसर देने के लिए मैं 10 सेकंड का समय दूंगा। देव का पूरा नाम क्या था साथियों, बताइए। तो क्या था, देवदत्त द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देव मुख्यतः किस रस के कवि थे। देव मुख्यतः किस रस के कवि थे, आंसर दीजिए। क्या हुआ वीर रस के थे, क्या हुआ करुण रस के थे, श्रृंगार रस के थे या हास्य रस के थे, किस रस के थे बताइए। जो श्रृंगार रस के कवि थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सवैया किस प्रकार की रचना है, बताइए। क्या हुआ है, गद्य है, मुक्तक काव्य है, उपन्यास है या नाटक है। सवैया क्या है, क्या है साथियों, मुक्तक काव्य, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देव की भाषा मुख्यतः कौन सी थी। जी रहे आपके सामने ऑप्शन साथियों। देव की भाषा क्या थी बताइए। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। फिर इसके बाद डार दुम पालना कविता में किस ऋतु का वर्णन है। डार दुम पालना में किस ऋतु का वर्णन है। किस ऋतु का वर्णन है साथियों,
बसंत ऋतु का। कवि ने कोयल की बोली को किस रूप में प्रस्तुत किया है? कवि ने कोयल की बोली को मधुर संगीत के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नौ पल्लव का अर्थ है। नौ पल्लव का क्या अर्थ है बताइए साथियों। नौ पल्लव का क्या अर्थ है? तो क्या है? नई कोपले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक ही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एक ही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसके रहा है ऑप्शन। चलो आंसर ही दिख गया, तो क्या हो जाएगा इसका? मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकिल का पर्यायवाची है। ये पर्यायवाची लिखा है, जी ठीक है, यह पर्याय क्या है? बताइए क्या आंसर होगा इसका? कोयल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने प्रकृति को किस रूप में चित्रित किया है? बताइए कवि ने प्रकृति को किस रूप में चित्रित किया है? देखो इनकी रचनाएं श्रृंगार से संबंधित हैं, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, जिससे आप आज निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा? जीवंत एवं उल्लासपूर्ण, क्योंकि मधुर और प्रेम का वर्णन ही है ना इनकी रचनाओं में, इसके हिसाब से थोड़ा सा मतलब आप गैस भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहे ऑप्शन है इसके, हुलसाब शब्द का अर्थ है। हुलसाब शब्द का क्या अर्थ होगा साथियों? क्या रोना है, प्रसन्न है, डराना है या सोना है? कमेंट में आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए, प्रसन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पूरित पराग का अर्थ है। पूरित पराग का क्या अर्थ है? धूल से भरा, जल से भरा, पराग कणों से भरा या अंधकारमय? क्या आंसर होगा इसका? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? पराग कणों से भरा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राई नौन उतारना किस लोक विश्वास से जुड़ा है? यह परंपरा तो आज भी हमारे घर में अक्सर देखी जाती है। बचपन में हमारी जो माता जी होती हैं, दादी नानी, वो अक्सर करते रहती हैं ना। बच्चा थोड़ा सा बीमार हुआ या थोड़ा बहुत रोने लगा, तो आज भी ये परंपरा की जाती है, आज भी मान्यता है और बच्चे उसमें विश्वास करते हैं, बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। तो क्या है? नज़र उतारना। मदन महीप किसका प्रतीक है? मदन महीप किसका प्रतीक है? बताइए साथियों। इसका आंसर हो जाएगा कामदेव। बसंत ऋतु को कवि ने किसका बालक कहा है? बताइए साथियों। ऑप्शन ही ऐसे हैं कि आप आराम से निकाल सकते हो। इंद्र, कामदेव, शिव, भगवान विष्णु। तो कौन है? कामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब को कवि ने किस रूप में चित्रित किया है? क्या योद्धा के रूप में? ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी जगाने वाला और ऑप्शन डी सेवक। किस रूप में है? जगाने वाला। बकंज कली का अर्थ है।
बकंज कली का क्या अर्थ होगा, बताइए। बकंज कली का अर्थ होगा साथियों कमल की कली, क्या गुलाब की कली, क्या होगा कमल की कली। देव, चलो एक सेकंड ऑप्शन देख लीजिए आप। हाँ, देव के काव्य की प्रमुख विशेषता है, बताइए। क्या वो राष्ट्र प्रेमी थे, क्या प्रकृति एवं श्रृंगार का चित्रण है, समाज सुधारक थे, या क्या राजनीतिक थे। तो बताइए देव कैसे कवि थे, बताइए। इसका आंसर होगा प्रकृति एवं श्रृंगार चित्रण। फटिक शिलानी में कौन सा अलंकार है, बताइए। फटिक शिलानी में कौन सा अलंकार है साथियों। इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। सुधा मंदिर का अर्थ है, सुधा मंदिर का क्या अर्थ है साथियों। क्या महल है, अमृतमय घर है, मंदिर है, या बगीचा है। तो क्या हो जाएगा इसका अमृतमय घर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को सोन फेसन में किसकी तुलना की गई है। दूध को सोफेसन में किससे या किसकी तुलना की गई है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा किसकी, आंगन की, है ना, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, जरा ये आपके सामने इसके ऑप्शन। तारासी तारुणी में कौन सा अलंकार है, क्या रूपक अलंकार है, उपमा उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर अनुप्रास अलंकार है। आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए 24वां नंबर, मोतिन की ज्योति का अर्थ है, क्या होगा इसका मोतिन की ज्योति का, आंसर दीजिए। मोती की चमक, दीपक, सूर्य, या चंद्रमा। इसका आंसर हो जाएगा मोती की चमक। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां आपके सामने, राधिका किसकी प्रिय थी, राधिका किसकी प्रीतम थी, बताइए आंसर इसका। आंसर दीजिए, किसकी थी, भगवान कृष्ण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब शब्द का अर्थ है, तो प्रतिबिंब शब्द का क्या अर्थ है, प्रतिबिंब या परछाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देव के काव्य में प्रकृति का स्वरूप कैसा है, बताइए। क्या निर्जीव है, कृत्रिम है, सजीव है, या क्या है भय। तो बताइए देव ने काव्य में प्रकृति का किस रूप में चित्रण किया है साथियों, बताइए। कैसा है, सजीव चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव की रचना में कौन सा पक्ष प्रमुख है, देव की रचनाओं में कौन सा पक्ष प्रमुख है, बताइए। युद्ध वर्णन, श्रृंगारिक सौंदर्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, या ऐतिहासिकता। क्या आंसर हो जाएगा इसका, श्रृंगारिक सौंदर्य। वो शब्द किस लिए प्रयुक्त होता है, वो शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, बताइए। इस क्वेश्चन को हम पहले ही
यूनिट में या फर्स्ट क्लास में लगा चुके हैं, जो सूरदास के पद वाली यूनिट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी मैं आपको क्या यूनिट वाइज यूनिट टॉपिक वाइज टॉपिक हल करा रहा हूँ, और हर यूनिट के हम 100 क्वेश्चन हल कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से पूरी यूनिट का कंप्लीट डिस्कशन। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं, यहाँ तक कि इसकी ग्रामर, मतलब टोटल ग्रामर सहित हम सब कुछ मिला के करते जा रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा, उद्धव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने बसंत के आगमन पर किसका वर्णन किया है? बताइए, कवि ने बसंत के आगमन पर किसका वर्णन किया है? हरियाली एवं उल्लास का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन में आपके सामने, कवि की काव्य भाषा में कौन सा गुण प्रमुख है? बताइए, कवि की काव्य भाषा में कौन सा गुण प्रमुख है? क्लिष्टता, मधुरता, कठोरता, या बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका, मधुरता। छवि भारी का क्या अर्थ है? छवि भारी का क्या अर्थ है साथियों, बताइए। और कमेंट करके बताइए साथियों कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हो रही हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सुंदर छवि। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वें नंबर का, कवि ने कोयल की आवाज़ को कैसे बताया है? बताइए आंसर, ऑप्शन रहे आपके सामने। कैसे बताया है? मधुर एवं कोमल। इसी वजह से तो बोलते हैं कोयल सी तेरी बोली, गाना सुना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग कहाँ पाया जाता है? बताइए, पौधों में पराग कहाँ पाया जाता है? फल में, पत्तियों में, फूल में, तने में, कहाँ पाया जाता है? बताइए, तो पराग कहाँ पाया जाता है? फूलों में। देखो साथियों, जिस प्रकार से मानव में, इंसान में जो निषेचन की क्रिया होती है, जिसमें जीव प्रजनन होता है, उसी प्रकार से जो पौधों में होता है उसे क्या बोलते हैं? पराग बोलते हैं। जो जैसे मानव में दो लिंगी होता है, स्त्री एवं पुरुष, पर पौधों में क्या रहता है, जो एक ही में हो जाता है। साइंस में पढ़ा होगा आपने, साइंस में बन सकता है जो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आपके सामने, चटकारी शब्द का अर्थ है? बताइए, चटकारी शब्द का क्या अर्थ है? उत्साह जगाना। एक सेकंड साथ, एक देखिए साथियों, आपने गौर किया होगा अधिकतम क्वेश्चन में वह आंसर है जो सबसे बड़ा है। देखो मैं ऐसा इस वजह से बता दे रहा हूँ कि जब आपके पास कोई रास्ता ना हो और जब आपको आंसर ना आता हो, तो उसमें एक चीज़, अगर आपको तुक्का ही मारना है, पहले देखिए माइनस मार्किंग है, तुक्का तो मत मारिए, पर जब अगर आप ऑप्शन काट लोगे और उसके बाद लगता है कि यार मुझे तुक्का ही मारना, मतलब अंतिम में कुछ बचा ही नहीं, तो उसमें देखिए ऑप्शन, सबसे बड़ा ऑप्शन अधिकतम टाइमिंग में आंसर। देखिए यहाँ पर देखिए ये है, इसके बाद देखो, मतलब अधिकतम क्वेश्चन में देखना आप, देखो यहाँ पर भी आ गया, बी आंसर था। इसी प्रकार से और मिलाइए, देखो यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर सी आंसर हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर ए आंसर हो गया। मतलब ऐसा अगर आपके सामने तुक्का ही मारने की अगर सिचुएशन आ गई, तो थोड़ा सा ऐसा कि जो आंसर सबसे बड़ा होगा वही आंसर हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि आप हमेशा मारिए, पर जब लगता है कि यार कुछ ऑप्शन ही नहीं है, उस टाइमिंग में जब साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा लेने के बाद भी लगता है कि यार अब कुछ ही नहीं है, तो तब ये वाली मतलब ट्रिक को आप एक बार क्या फॉलो कर सकते हो। और आप कहीं भी और भी अगर जैसे क्वेश्चन लगाते हो ना, तो एक बार ऐसा देखिए मिला के किस हद तक सही निकलता है। देखिए देखो देख यहाँ पर मतलब जो ऑप्शन सबसे बड़ा रहता है 99% चांस रहते हैं कि वो सही होगा, कम से कम 90% चांस ही रहते हैं उसके। देखो जी, अब मतलब ऐसा पूरे में देख लीजिए तो आपको चीज़ें, मतलब ऐसे जब कुछ अपने पास कोई रास्ते ही नहीं है, उसके लिए हम इस चीज़ को अपना सकते हैं।
कहाँ तक लगा लिए थे हम साथियों? हमने ये हो गया था हमारा, इसके बाद हाँ यहाँ यहाँ आ गए थे हम, है ना, 31 में। जो उल्लास भी हो गया था हमारा 30 सेकेंड, मधुरता पराग जी भी हो गया था, सुंदर छवि हो गया था, पराग हो गया था। हाँ यहाँ से 36वें क्वेश्चन से बाकी था ना। चलो 36वें क्वेश्चन से हल करते हैं हम। देव के काव्य में प्रकृति किसके साथ जुड़ी हुई है? देव ने अपनी जो कविता में प्रकृति को किसके साथ जोड़ के बताया है? तो वो श्रृंगार रस के कवि हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम एवं श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहे ऑप्शन आपके सामने। मल्लिका किस प्रकार का फूल है? बताइए, मल्लिका किस प्रकार का फूल है? किसका है? चमेली का। आभा शब्द का अर्थ है? बताइए, क्या छाया है, क्या चमक है, ध्वनि है, या क्या है? रंग है। बताइए आंसर क्या होगा? आभा किसका अर्थ है? चमक का। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, तरुणी का अर्थ है? तरुणी का क्या अर्थ है? वृद्ध है, युवती है, बालिका है, या माता है? तो क्या हो जाएगा इसका? युवती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40वां। देव के काव्य में, लीजिए ऑप्शन, देव के काव्य में कौन सा भाव नहीं मिलता? बताइए। श्रृंगार, प्रकृति, प्रेम, वीरता और सौंदर्य। देखो यहाँ पर कभी कभी ऑप्शन भी ना खुद बोलता है कि मैं आंसर हूँ करके। आपके अंदर थोड़ी सी मतलब पकड़ने का अगर तरीका, तो आप ऑप्शन खुद चिल्ला के बोलते कि मैं आंसर हूँ। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, श्रृंगार, प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य चित्रण। देखो ये तीनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते लग रहे हैं ना, पर वीरता इनमें सबसे अलग दिख रहा है। यही तो क्या इसका आंसर है। मतलब ऐसे आप ऑप्शन से भी छांट सकते हो। आंसर नहीं भी पता तो कभी कभी आप ऑप्शन पकड़ के देखो, तीनों ऑप्शन में कोई ना कोई संबंध मिल रहा है इसमें इसमें और इन तीनों में कोई ना कोई संबंध मिल रहा है। परंतु इसमें देखो, ये जो सी नंबर का जो ऑप्शन है, क्या तीनों ऑप्शन में से शेष तीनों ऑप्शन में से कोई मिलता जुलता भाव खा रहा है? नहीं खा रहा है ना। तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऐसा मतलब थोड़ा सा गैस कीजिए। तो आप याद रखिए कि हम ऐसे भी आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर नहीं भी पता है तो। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव पल्लव में कौन सा रस है? बताइए, नव पल्लव में कौन सा रस है? देखो इनकी रचनाएं श्रृंगार रस से संबंधित थी, मतलब आंसर भी उसी से मिलता जुलता होगा। देखो यहाँ पर भी ऑप्शन में आंसर खुद चिल्ला के बोल रहा कि यार मैं हो सकता हूँ। देखो यहाँ पर करुणा हुआ, विभत्स हुआ और रौद्र हुआ। ये दोनों, देखो करुणा मतलब दुख है, ये घृणा है, और ये क्रोध का है। और जो इनकी रचना है वो क्या है? प्रेम से संबंधित, जिसमें क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा आप निकाल सकते हो। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देव की कविता में प्रकृति कैसे प्रतीक होती है? चलो यहाँ पर आप गैस करके बताओ, जो मैंने ट्रिक बताई थी आंसर निकालने की, तो एक बार हम आप उसे फॉलो करके देखते हैं। ठीक है, सी होना चाहिए हमारी ट्रिक के हिसाब से आंसर, है ना। ठीक है, देखो हो गया यहाँ पर, मेल खाया। देखो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन में क्या क्या एक शब्द है ना। और ये वाला ऑप्शन देखो, दो शब्द हैं इसमें और अलग है, मतलब सबसे लंबा, तीनों ऑप्शन से अलग है। ऐसा मतलब थोड़ा सा जिस तभी यूज करना
जबकि अपन को अपने पास कोई जरिया नहीं बचा आंसर देने का, मतलब पहले ही नहीं करना, और धोखे से अगर गलत निकल जाए तो आप बोलोगे कि सर ने ऐसा बताया। पर ये मैच खा रहा है ना, आप देख रहे हो ना, मैंने इसके पहले आपको उदाहरण भी दे के बताया। और आप जब अदर सब्जेक्ट के भी जब आंसर मतलब जब क्वेश्चन लगाओगे ना, तो एक बार वो वहाँ पर भी आप इसको मतलब देखते जाइए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की कहानी रहती है साथियों। आप एक बार वहाँ पर भी इसको मिला के देखते जाइए। कवित्व में इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कवित्व किस प्रकार की रचना है। देखो यहाँ पर भी जब आंसर खुद चिल्ला के बोल रहा है कि मैं आंसर हो सकता हूँ। देखो, नाटक, कहानी और निबंध तीनों एक से मेल खाते हैं, किसके हैं, है ना, तीनों मेल खाते हैं, जो किसके हैं, कौन से खंड के हैं बताओ, गद्य खंड के हैं, पद्य खंड के हैं। तो ये तीनों क्या हैं, ये आपके लिए रहा। और ये चौथा जो इसका आंसर जो है छंद, देखो ये अलग है, सॉरी, ये तीनों से क्या है, अलग है, चौथा वाला छंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छंद। नेक्स्ट, देव का विषय किस साहित्य धारा से जुड़ा है, मतलब देव किस काल के कवि थे, है ना, कहने का मतलब ये है। बताइए, देव किस काल के कवि थे, क्या वह छायावादी थे, प्रगतिवादी थे, रीतिवादी थे या प्रयोगवादी थे। बताइए साथियों, किस काल के कवि थे, वो कौन से थे, रीतिकाल से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन का अन्य नाम क्या है। कुबेर है, इंद्र है, वरुण है या कामदेव है। बताइए, मदन किसे कहते हैं, है ना, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, कामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वें नंबर का, तारीदे का अर्थ क्या है, तारीदे का आशय क्या है। ठीक है, बताइए, डुबो देना, पार लगाना, सुलाना या क्या है, भागना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी, बताइए, पार लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने बसंत ऋतु का स्वागत किस प्रकार किया। तो कवि ने बसंत ऋतु का स्वागत भय के साथ, दुख के साथ, भय के साथ, उत्साह के साथ और क्रोध के साथ। देखो यहाँ पर भी आप आंसर छांट सकते हो, अपन एक बार यहाँ पर गैस लगा के देखते हैं, देखो आंसर क्या निकलता है। अभी मैंने भी आंसर नहीं देखा है, मैं भी आपके साथ ही साथ आंसर लगा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ये, यहाँ पर आप मिलाना, देखो दुख, भय और क्रोध तीनों एक से शब्द लग रहे हैं, है ना, मतलब दुखी होना, क्रोधित होना, मतलब स्वभाव एक सा है ना। ठीक है ना। और बसंत मतलब हम क्या पढ़ते हैं, प्रसन्नता पढ़ते हैं। बसंत के बारे में अपन क्या जानते हैं, बसंत मतलब प्रसन्नता की ऋतु, इसको क्या मानते हैं अपन, प्रसन्नता। और जब इंसान प्रसन्न होगा तो वह क्रोध तो करेगा नहीं, ना ही वह भय करेगा और ना ही वह क्या करेगा, दुखी होगा। वह कैसा होगा, ये बताओ। जब वह बसंत ऋतु में क्या आती है, प्रसन्नता आती है, तो वह क्या करेगा उस टाइमिंग में, कैसे होगा, उत्साहित होगा। तो इसका आंसर क्या निकलना चाहिए, इसका आंसर बी आना चाहिए। चलो आंसर देखते हैं अब, तो क्या हो गया, बी। देखो ऐसे मतलब ऑप्शन खुद चिल्ला के बोलता है कि मैं आंसर हो सकता हूँ, नहीं भी पता है तो ऑप्शन से ऐसे काटते आना चाहिए, मतलब जो जो तीन से मिलता जुलता नहीं होगा ना, वह आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, देखो अब अपन लोग क्या काम करते हैं, अब ऐसे अपना, अब इसको ऐसे अपने जो रिलेशन है ना, इसको एक बार इनमें जमा के देखते हैं। ठीक है, और आप भी जब अदर सब्जेक्ट के लगाओगे, कहीं और भी अगर लगाओगे, तो एक बार सही आंसर है तो उसे तो डायरेक्ट टिक करते जाना, परंतु अगर जहां नहीं पता है तो उस बार इस ट्रिक को क्या करना, एक बार आजमा के देखना। ठीक है साथियों,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फैन फ्लायो में दृश्य सौंदर्य का कौन सा रूप है? फैन फ्लायो में दृश्य सौंदर्य का कौन सा रूप है? बताइए साथियों। शांत है, उल्लास है, अंधकार है, या विकराल है? चलो देखो यहाँ पर फिर अपन वही लगाते हैं अपना दिमाग। आप तो आंसर दीजिए। देखो, शांत, अंधकार और विलय, ये दो तो कट गए, दो तो आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सौंदर्य की बात किया उसने, है ना। अब हमारे सामने दो ऑप्शन बचे। अब देखो, जो देव की रचना है वो किससे संबंधित है? श्रृंगार रस से संबंधित है, हमें इतना तो पता है। मतलब और इंसान शांत कब रहता है? जब ये शांत किसका होता है? अपन ने किसका पढ़ा है? वियोग का, है ना, है ना। तो इसमें अब आंसर अपने पास एक बचा, देखते हैं क्या होता है। तो इसका आंसर क्या देखते हैं? मेरे हिसाब से उल्लास होना चाहिए। चलो आंसर मिलाते हैं, क्या होगा? बी होगा। चलो सही है, मतलब हम गैस सही लगा रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन। राधिका का प्रतिबिंब किसने लगाया है? राधिका का प्रतिबिंब किसने लगाया है? चलो, जो हमने कहे कि यार सबसे बड़ा ऑप्शन आंसर हो सकता है, एक बार उसे देखते हैं। यहाँ पर देखो आ गए, सही निकला। ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ऐसा कि हम एक बार गैस कर सकते हैं, परंतु जो तब आजमाना साथियों जब आपके पास कुछ बचे ही ना हो, कोई रास्ता ना बचा हो, जब एकदम ब्लैंक हो, तब आजमाना। नहीं, अगर आपको आंसर पता है तो ऐसा मत यूज करना भैया। ऐसे प्रयोगशाला में ऐसा प्रयोग तब करना कि जब आपके सारे ब्रह्मास्त्र क्या हो गए हो, समाप्त हो गए हो। नहीं तो पता है अपने पास अपने ब्रह्मास्त्र रखे हैं और अपन प्रैक्टिकल करने को, प्रयोग करने को लगे नहीं, अपन तो प्रयोग करके देखते हैं। तो भैया इसके लिए मैं जवाबदार नहीं हूँ। ठीक है साथियों, ऐसा प्रयोग तब करना कि जब अपने पूरे खत्म हो गए। वो तो मैं यहाँ पर क्या अभी अपन गैस करके देख रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं। चलो देव के काव्य में प्रकृति का कौन सा पक्ष विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है? देव के काव्य में प्रकृति का कौन सा पक्ष विशेष है? बताइए आंसर, फिर वही छांटिए। अब इसको, इसमें अपन दोनों चीज फॉलो करके देखें। देखो, एक दो मतलब ये तीन हो तो एक एक शब्द वाले हैं, और जो कौन से दो शब्द वाले हैं, तुम कौन सा आंसर निकलना चाहिए। अभी हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला निकलना चाहिए। अब एक तो ये हो गया। अब देखो, प्रकृति का, इसने प्रकृति का चित्रण किया है ना, तो प्रकृति का देखो, प्रकृति का विनाश तो कोई बता नहीं सकता यार। प्रकृति में कोई युद्ध को तो दे ही नहीं सकता, महत्व नहीं दे सकता, और कठोरता में भी उसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ से भी हमारी दोनों ट्रिक में भी हमारा क्या ही आंसर निकल रहा है, हम यहीं पर पहुंच रहे हैं अलौकिक सौंदर्य से। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन रहा, अलौकिक और लौकिक सौंदर्य में क्या अंतर है, आपको ये बताना है साथियों। ठीक है, अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो देखो साथियों, 50 क्वेश्चन हमारे किससे संबंधित रहे? गद्यांश से संबंधित रहे। ठीक है, जो हमारी काव्य रचना थी। अब उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। व्याकरण में भी पहले क्वेश्चन कौन सा है? अलंकार आधारित। चलो, तारासी तारणी में कौन सा अलंकार है? बताइए, तारासी तारणी में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? उपमा है, उपमान है, यमक है, या श्लेष अलंकार है? तो क्या आंसर होना चाहिए? आंसर दीजिए, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ठीक है साथियों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 52। मोतिन की ज्योति में कौन सा रस है? बताइए, मोतिन की ज्योति में कौन सा रस है? चलो एक बार हम फिर यहाँ पर अपने प्रयोग करके देखते हैं। देखो, वीर हुआ और भयानक हुआ, ये दोनों तो किससे संबंधित हैं? क्रोध से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? दोनों क्रोध से संबंधित है, मतलब ये नहीं हो सकते, है ना। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक करुण बचा और एक
श्रृंगार बचा। ये तो हो सकते हैं 50-50 वाली कहानी आ गई, पर यहाँ पर देखो मोती लिखा, मतलब मोती एक तरीके से सुंदरता का वर्ण होता है, और सुंदरता में क्या आता है, श्रृंगार आता है। इस वजह से क्या हो सकता है, श्रृंगार हो सकता है। हम आंसर देखते हैं क्या है, श्रृंगार ही है। ठीक है, ऐसा छांट सकते हो आप। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकिल शब्द का लिंग कौन सा है? कोकिल, अच्छा बताओ कोकिल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? कोकिल शब्द कोयला के, सॉरी, कोयल के लिए प्रयुक्त किया गया था, और कोयल क्या होगी, स्त्रीलिंग। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोयल, वो सॉरी स्त्री हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर इसका ऑप्शन देने में भूल गया, इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग शब्द का पर्यायवाची है। बताइए साथियों, पराग शब्द का पर्यायवाची है, क्या है? क्या धूल है, क्या परिमल है, परागकण है, या किरण है? तो क्या हो जाएगा इसका, परागकण। चलो, पराग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका, परागकण है ना। क्या वीडियो स्टॉप हो गई थी साथियों, मैं भूल गया था उसको चालू करना, तो थोड़ा सा पीछे आके कर रहा हूँ। मदन का विलोम क्या हो जाएगा, बताइए। इस वजह से चेक करते रहता हूँ मैं बार बार। बताइए मदन का विलोम क्या होगा, वैराग्य। अब इसका आपको बताना है पर्यायवाची, कि इसका मदन का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव उल्लास में कौन सा समाज है? बताइए नव उल्लास में कौन सा समाज है? क्या द्वंद्व है, क्या कर्मधार समाज है, तत्पुरुष समाज है, या बहुफ्री समाज है? बताइए साथियों, कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छवि भारी में विशेषण है। छवि भारी में क्या विशेषण है, बताइए। छवि है, भारी है, देह है, सोरे है, तो क्या है, भारी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरित शब्द का अर्थ है, जी रहे ऑप्शन इसके, क्या हो जाएगा पूरित का, बताइए। खाली होगा, भरा हुआ, चमकदार, या उड़ना? तो क्या हो जाएगा, भरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, फटिक शब्द का अर्थ है। फटिक शब्द का क्या अर्थ होगा, बताइए। स्फुटिक, मिलता जुलता है ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तारुणी शब्द का पर्यायवाची है। तारुणी शब्द का क्या पर्यायवाची है, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, युवती। क्या हो जाएगा, युवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकिल का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। पिक, कोयल, कोकिला, या सुक, क्या नहीं है, चलो बताइए। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, सुख होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो सेम मिलते जुलते हैं, है ना। चलो देखते हैं, सॉरी, देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है ना, एक बार गैस करके देखते हैं। कोयल और कोकिला तो हमें पता है, पिक मतलब इस शायद पक्षी होता है, पर मुझे ये मेरा निकल रहा है, तो इस ये आंसर होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं ना क्या आंसर बता रहा है। चलो वो आ गया, ठीक है। मकरंद शब्द, मकरंद शब्द का अर्थ है, बताइए साथियों। धूल है, पुष्परस है, जल है, या सुगंध है? क्या है, मकरंद शब्द का क्या हो जाएगा, पुष्परस।
मोतिन शब्द का शुद्ध रूप क्या है बताइए। मोतिन शब्द का शुद्ध रूप क्या है? मोतिन है, मोतिया है, मोतिन है या मोतियां हैं, बताइए क्या है मोतिन शब्द का शुद्ध रूप? क्या हो जाएगा इसका? मोतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा शब्द का अर्थ, सुधा का अर्थ है विष है, जल है, अमृत है या दूध है, तो क्या होगा इसका बताइए, आंसर दीजिए। इसका क्या हो जाएगा? अमृत। राइनोन उतारना मुहावरे का अर्थ है, राइनोन उतारने मुहावरे का क्या अर्थ है बताइए। ये क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, बताइए साथियों, है ना। इसके बाद ज्योति का तत्सम रूप है, बताइए क्या होगा। देखो इसका और इसका मिलते जुलते के हिसाब से मैंने भी एक बार आपको बताया था कि मिलते जुलते के हिसाब से भी आंसर हो सकता है। तो हम एक बार गैस करते हैं। देखो इसका जैसे ये ज्योति लिखा था, इसका मैं भी जा से शब्द लिखा तो ये वाला होना चाहिए। चलो देखते हैं हम इसे, है ना, क्या है, वही है। आभा शब्द का पर्यायवाची है, बताइए साथियों। आभा शब्द का पर्यायवाची है क्या हो जाएगा? चमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन महीप में कौन सा समाज है? मदन महीप में कौन सा समाज है साथियों, बताइए। तत्पुरुष समाज। प्रतिबिंब शब्द में उपसर्ग है, बताइए। प्रतिबिंब में कौन सा उपसर्ग है? क्या प्रति होगा, क्या बिंब होगा, क्या प्रा होगा या ती होगा, बताइए। तो प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा? प्रति, है ना। उजियारी शब्द का अर्थ है, देखो यहाँ पर फिर तुम गैस करके निकाल सकते हो। उजियारी, है ना, ये अंधेरा हुआ, क्रोध हुआ और दुखी हुआ। ये मतलब ऐसे ऐसे मतलब नकारात्मक शब्द जैसे लग रहे हैं, और उजियारी मतलब उजाला जैसे समझ में आता है ना। ये सकारात्मक शब्द है, तो देखो इसका मिला के देखो, ये देखो उजियारी और प्रकाशमान एक से लग रहा है, तो अपन ऐसे भी क्या इनके आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? प्रकाशमान, ठीक है। फिर देखो जो उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के क्वेश्चन थोड़े लेवल और हाई हो गए, है ना। मतलब आपको सरल से लेके सरल, मध्यम और मॉडरेट या कठिन, मतलब सभी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर। ऐसा नहीं कि पूरे सरल सरल ही हो जाएं या पूरे कठिन कठिन ही हो जाएं, नहीं, हमने सभी लेवल के क्वेश्चन रखा है। देव की कविता में प्रकृति का मानवीकरण किस उद्देश्य से किया गया है? ये रहे आपके सामने आंसर। चलो हम इसके आंसर निकालते हैं। देखो इसमें हमारी दोनों ट्रिक फॉलो हो रही हैं, है ना। पहली चीज़ तो यहाँ पर प्रकृति है, तो प्रकृति में सजीवता होती है और सबसे बड़ा ऑप्शन भी यही है। चलो देखते हैं आंसर यही होता है या नहीं होता है ना। चलो आपके लिए भी टाइम है 10 सेकंड का, आप आंसर दीजिए। मेरे हिसाब से तो सी आंसर होगा, आपने क्या लगाया है आप अपना भी बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। साथियों मैंने भी आंसर नहीं देखा है, मैंने सिर्फ पीडीएफ बनाई है बस।
वर्क किया है, मैं भी आंसर आपके सामने सामने ही लगा रहा हूँ। और धोखा से अगर किसी ऑप्शन का, अगर किसी ऑब्जेक्टिव गलत हो जाए तो ये मत बोलना कि सर ने गलत कर दी थी, क्योंकि मैं आंसर तो बाद में अपन देख के सही कर ही लेते हैं। मतलब मैं भी क्या ऑब्जेक्टिव आपके साथ ही लगा रहा हूँ, तो मुझे भी आंसर नहीं पता है, तो मैं भी गैस करके ही कर रहा हूँ। मतलब जो आप कर रहे हो ना, कि मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि आप कमेंट में आंसर दिए, तो सेम आपके साथ मैं भी आंसर ही लगा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत का चित्रण देव ने किस शैली में किया है, बताइए। देखो अब हम यहाँ पर बसंत ऋतु पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बसंत मतलब ये ऋतु को हम जानते हैं। इस टाइमिंग में देखो पूरे चारों तरफ हरियाली हरियाली पाई जाती है, मौसम सुहाना होता है। मतलब सब तरीके से, मतलब खुशियों की एक तरीके से जो बसंत का जो मौसम रहता है, देखा तुमने, हर तरफ प्रसन्नता होती है, सब चीज़ें रहती हैं। तो इसके हिसाब से देखो, एक जो प्रसन्नता का माहौल होता है, तो यहाँ पर वीरता का तो कोई काम होगा नहीं, व्यंग कोई कसेगा नहीं, कोई ताना तो देगा नहीं। अब हमने दो ऑप्शन काट लिए, हमारे सामने कितने ऑप्शन बचे, अब दो ऑप्शन बचे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्या बचा हमारा पास, वर्णनात्मक शैली बचा, और दूसरा आत्मकथात्मक शैली। 50-50 वाली बात आ रही है, बताइए आंसर क्या होगा। क्या आत्मकथात्मक शैली होगा या वर्णनात्मक शैली होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आत्मकथा, मेरे हिसाब से तो साथियों वर्णनात्मक है शैली है। अब देखते हैं आंसर क्या निकलता है। चलो ठीक है, वर्णनात्मक शैली ही है, सही निकल गया। मैं भी डाउट कंफ्यूज में था। मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ साथियों। देखो मैं चाहता तो चीट भी कर सकता था, बोल देता नहीं मुझे तो आंसर पता था, पर जो है सत्य है, मैं आपके सामने ही प्रयोग प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। देखो इंसान यार सबके सामने तो झूठ बोल सकता है, पर खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकता है, जो है तो सच है। कोकिल हलावे हलसावे में धन्यवादात्मक सौंदर्य का वर्णन है, इसमें कौन सा धन्यवादात्मक सौंदर्य में, इसमें कौन सा अलंकार है, ये लिखना भूल गया वो, सौंदर्य का कारण है। चलो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखो, कोकिल हलसाबे हुलसाबे में धन्यवादात्मक सौंदर्य का कारण है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। अनुप्रास अलंकार है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देव की कविता में प्रकृति और प्रेम का संबंध कैसा है, बताइए कैसा होगा पूरा। देखो यहाँ पर फिर अपन ऑप्शन से काटते हैं, ऑप्शन से काटना सीखो साथियों। विरोधी, असंगत और नकारात्मक। देखो मतलब इनका जो भावार्थ है ना, तीनों का एक सा मिलता जुलता है, समझ में आ रहा है। और ये चौथा देखो पूरक, मतलब थोड़ा सा अलग अलग रहा है। किसी का मतलब पूरक का मतलब वही तो होता है एक दूसरे का मिलान करना, मतलब ऐसा समझ में आ रहा है। मतलब ये वाला शब्द ऑलरेडी संबंध के बारे में बता रहा है, देखो बता रहा है पूरक, और ये तीनों में क्या ऐसा कुछ समझ में आ रहा है ना। चलो फिर भी देखते हैं एक बार इसका आंसर क्या होगा। चलो ठीक है, पूरक है। चलो अच्छा है, मतलब हमने जो एक तरीके से माइंड में जो कोरिलेशन बनाई या बताया मैंने, वो एकदम सही सही जा रही है। मोतियन की ज्योति में कौन सा बिंब उभरता है, मोतियन की ज्योति में कौन सा बिंब उभरता है, बताइए। श्रव्य है, घृणा है, दृश्य है या स्पर्श है, तो कौन सा जाएगा इसका, दृश्य प्रतिबिंब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्य की भाषा, एक सेकंड लीजिए, दिव्य की भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, बताइए।
चलो आप आंसर दीजिए, मैं तो गैस से खेलता हूँ क्या होता है। चलो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी जो कोरिलेशन और वो सब चीज़ें बनाई हैं उसके हिसाब से गैस किया मैंने। अब देखते हैं आगे आंसर क्या होगा। ठीक है, बी आंसर है। फैन फ्लाइयों से कभी कौन सा दृश्य उपस्थित करता है, बताइए। फैन फ्लाइयों से कभी कौन सा दृश्य उपस्थित करता है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। अंधकार, युद्ध, वीरता या उज्ज्वलता, क्या आंसर होना चाहिए। उज्ज्वलता आंसर, ठीक है। इसके बाद साथियों, देव के काव्य में कौन सा पक्ष सर्वाधिक प्रभावी है। आध्यात्मिक, सौंदर्य चेतना, राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति, ठीक है। अब एक सेकंड हम यहाँ पर ऑप्शन वाले में देखते हैं। देखो ये एक शब्द का है, तो ऐसा अगर हम एक बार देखो, मैं पूरे प्रयोगशाला पर पूरी सब कुछ यहीं करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये 2 ऑप्शन कट गए और अब हमारे पास कौन से बचे, ये 2 ऑप्शन बचे हैं ना। अब हम देखते हैं, देखो दोनों में 2-2 शब्द हैं, ठीक है। परंतु इनकी रचना कौन सी है, श्रृंगार रस से संबंधित है। अब श्रृंगार में सामाजिक क्रांति तो नहीं आ सकती है यार, आप भी समझते हो ना। मतलब श्रृंगार में सामाजिक क्रांति का क्या क्या ही काम है, जी बताओ। तो यहाँ पर और ये श्रृंगार से संबंधित हमारा जो एक ही मेल खा रहा है, सौंदर्य और श्रृंगार, मतलब एक सा मेल खा रहा है, तो ये हो सकता है ना। अब देखते हैं हम आंसर, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए बी, है ना। चलो मिलाते हैं आंसर, चलो बी ही सही है। तारासी तरनी में नायिका की तुलना किससे की गई है, बताइए क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, तारे से, है ना। फिर इसके बाद देव के काव्य का मूल स्वर क्या है, देखो फिर वही क्या हो जाएगा, देखो सबसे बड़ा ऑप्शन, है ना, वही होना चाहिए, श्रृंगार एवं सौंदर्य। देखो आंसर हमें पता है, पर मैंने एक बार फिर गैस करके देखा है इसमें, क्योंकि इतनी देर से हमने 80 क्वेश्चन लगा लिए, तो ये वाला सब तो श्रृंगार सौंदर्य कितने बार आया, है ना। चलिए साथियों, इस प्रकार से हमारे जो 80 क्वेश्चन थे जो एमसीक्यू पैटर्न में थे, वो हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अभी देखो, आप देखिए, हमने अभी 53 मिनट की क्लास हुई है हमारी, इसमें हमने ऑप्शन को काटना सीख लिए, ऑप्शन को पहचानना सीख लिए, ऑप्शन खुद कैसे बोलता है कि मैं आंसर हूँ, खुद चिल्ला चिल्ला के हमने ये भी देख ली। अब साथियों आपके लिए 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, इनके उत्तर आपको अंतिम में मिल जाएंगे। आपको पर पहले इनको हल करना है, इनको कागज़ पेन में क्या करना, नोट करना, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। इनमें से पहला क्वेश्चन है, नवपल्लव किसका प्रतीक है, आपको आंसर देना है। इसके बाद 82 देवी की कविताओं में कौन सा पक्ष प्रमुख नहीं है, देव की कविताओं में कौन सा पक्ष प्रमुख नहीं है। देखो यहाँ पर हम फिर निकाल सकते हैं, पर अब आपको निकालना, मैं निकाल के नहीं बताऊंगा। साथियों कम से कम पर हर क्वेश्चन के कमेंट करके आंसर जरूर दे दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं आप सीरियसली पढ़ रहे हो, और जो मैंने ट्रिक आपको बताई वो आपके समझ में आई, समझ रहे हो कि हम किस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। एक तरीका वो होता है कि हम आए
और रटने को बैठ गए, रटने को बैठ गए। दूसरा होता कि समझो, तो समझ के भी आप आंसर निकाल सकते हो। पराग का संबंध किससे है? मल्लिका किस फूल का नाम है ना? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राधिका शब्द किससे संबंधित है? कोकिल स्वर कैसा माना जाता है? देव की रचना में कौन सी भाषा मिलती है? तारा की तरूणी में कौन सा अलंकार है? लीजिए ऑप्शन। फटिक शब्द का अर्थ है, लीजिए ऑप्शन। सॉरी, मैं आपको ऑप्शन दिखाना ही भूल गया ना। फटिक शब्द का क्या अर्थ है? देव किस काल के कवि माने जाते हैं? मदन किसका पर्यायवाची है? जो मैंने पूछा था आपसे, है ना। ज्योतिष का शुद्ध तत्सम रूप क्या है? देव की कविता में प्रकृति कैसे दिखाई देती है? राइनोन उतारने का अर्थ है। आभा शब्द का क्या अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतिन की ज्योति किस प्रकार का बिंब है? देव के काव्य का प्रमुख रस कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुणी शब्द का अर्थ है। विकल्प आपके सामने है, विकल्प देख के ही आंसर देना आपको, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। देव के काव्य में कौन सी विशेषता प्रमुख है? इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों, बसंत ऋतु को कवि ने किससे जोड़कर बताया है या किससे जोड़ा है? इस प्रकार से साथियों आपके 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन समाप्त हुए। अब नीचे आपको इसकी क्या मिल जाएगी? आंसर शीट। अब आप आंसर मिला लीजिए, ठीक है। कितने क्वेश्चन देखो साथियों, आपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए ना, इसमें मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, और कितने गलत हुए, और गलत कौन कौन से हुए वो ज़रूर बताइए। गलत क्वेश्चनों को सीरियल नंबर डाल के बताइए कौन कौन से गलत हुए। सही बार है तो बाकी पूरे सही ही निकलेंगे, ठीक है साथियों। इसी प्रकार से देखिए जी, है ना, ये पूरे 100 क्वेश्चन के आपको क्या मिल गए। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हर क्लास में हिंदी के साथ कुछ ना कुछ नया मिलेगा, तो देखिए आज मैंने मैथ्स का क्या डाल दिया, गणित का क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसमें आपको वर्ग की परिभाषा मिल जाएगी, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको गणित की भी कुछ लेक्चर हैं, वो देख लीजिए, तो बहुत कुछ आपके गणित का हेल्प हो जाएगा उससे, मतलब बेसिक गणित आपकी एकदम मजबूत हो जाएगी साथियों। 10 से 11 लेक्चर हैं, वो लेक्चर देख लीजिए, आपको गणित का मतलब जो जीरो से शून्य से शिखर तक वाली कहानी ना, आपका एकदम बेसिक ज़मीनी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा जी। हाल ही आपके लिए गणित के प्रैक्टिस क्वेश्चन रह गए, जी आपको उदाहरण दिया है, यहाँ से देख लीजिए। फिर इसके बाद वर्ग की परिमाप, ये आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए। फिर इसके बाद क्या है, आयत का क्षेत्रफल परिभाषा दे दिए, कैसे समझाना है वो बता दिए। इसके जो 5 आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए साथ ही। फिर आयत का क्या हो गया, परिमाप, ठीक है, तो ये देख लीजिए।
इसी प्रकार से आपकी गणित के भी आज हमने देखो कितने टॉपिक हल कर लिए, 4 टॉपिक हल कर लिए। पहला वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरा वर्ग का परिमाप, तीसरा क्या है साथियों आयत का क्षेत्रफल, और चौथा क्या है आयत का परिमाप। इसके साथ साथ ये ध्येय वाक्य मेरा सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना साथियों। अगर मेरी मेहनत और मेरा प्रयास आपकी सफलता में सहयोग करे या आप मेरे मेहनत से खुश हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने साथियों को भी जोड़िए, सजेशन दीजिए साथियों। और आप और क्या सुधार चाहते हैं इसमें, और कुछ क्या ऐड कराना चाहते हैं, मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, मैं और इसमें और क्या हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं साथियों। आपके कमेंट या आपकी सलाह मेरे लिए सम्मान होगी। आप एक बार दीजिए तो मैं उस पर विचार करूँगा। इस तरीके से साथियों आज का हम ये हिंदी का तीसरा लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।